इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 1 संसाधन एवं विकास भाग 5, जिसमें हम भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय के बारे में पढ़ेंगे। भूमि को कैसे बचाया जा सकता है और बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका इस्तेमाल हमारे पूर्वज लोग भी किए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपभोग करेगी और आने वाली पीढ़ी भी इसी भूमि का, इसी जमीन का इस्तेमाल करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। जमीन के वजह से ही हमें भोजन, मकान और कपड़ा तीनों मिल पाता है, नहीं तो नहीं मिलता। मानव कार्यकलापों के कारण, मानव के काम करने के कारण केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। केवल भूमि बदल रही है, दिन प्रतिदिन जमीन बदलते रह रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। जैसे में जिसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, जंगल में खेती कर रहे हैं, जिसके वजह से जंगल कम होते जा रहा है और जंगल कम होते जा रहा है तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पर्यावरण दूषित हो रही है और दूषित हो रही है तो बहुत सारा नुकसान हमें पहुंच रहा है। इस समय भारत में लगभग 31 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इनमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के आरक्षित है। यहाँ पर देखो 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन निम्नीकृत है खेती बाड़ी करने के लिए। बताया नहीं गया है खेती बाड़ी करने के लिए कि नहीं, मतलब जमीन है जिस पर खेती बाड़ी करो, जंगल लगाओ, 13 करोड़ हेक्टेयर। लेकिन उसमें से 28% भूमि जो है वो केवल उसमें जंगल के लिए उनको रखा गया है। 56% क्षेत्र जल अपवर्तित है, मतलब 56% पर पानियों का जमाव है और शेष क्षेत्र लवणीय तथा क्षारीय जगह है जहां पर लोग अपना अपना घर बनाकर रखते हैं। लेकिन समझा जाए तो 56% में तो जल का क्षेत्र है, लेकिन वहां पर खेती बाड़ी भी किया जाता है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन आदि, पशुओं को चराना, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे जैसे हम लोग कार्य किए हैं, जरूरत के वजह से हम भूमि का इस्तेमाल किए हैं, भूमि का निम्नीकरण किए हैं, बदलाव किए हैं उसका, और जंगलों को काटकर भी भूमि हमने बनाया है, जिसके वजह से पशुचरण में भी दिक्कत हो गया है। निम्नीकरण के चक्कर में हमने बहुत सारा उस पर रेलवे बनवा दिया, रोड बनवा दिया, कई हेक्टेयर में तो रोड बनवा दिया। कम को क्या पूछा जाता है, कई हेक्टेयर जमीन को हम रोड में बदल दिए, रोड बना दिए। एक 6 लेन बनता है तो करीबन कितना जमीन उसमें आता है, चौड़ाई को नापा जाए तो थोड़े दूर में ही 1 बीघा जमीन हो जाएगा। तो इतना ज्यादा जमीन तो रेलवे, रोड, एयरपोर्ट, फैक्ट्रियां सब तो इसमें चली गई। लेकिन अधिकतर ये सब जमीन चेवड़ का ही होता है, इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों तथा मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। जब खनन हम करते हैं तो उसके स्थान पर क्या करते हैं, गहरी खाई, मतलब अलग अलग गड्ढा करके मलबे के साथ उसको छोड़ दिया जाता है कि भैया कुछ दिन तक ले तुम ठीक हो जाओ। खनन के कारण, खनन कौन सा, ये खनन हो रहा है जब हम संसाधन निकालते हैं जमीन के नीचे से, खदान बनाकर, सुरंग बनाकर, जैसे में कोयला, यूरेनियम वगैरह निकालते हैं ना, तो उसको भरने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें भर देते हैं, मलबे भर देते हैं, ईटा पत्थर कचरा वचरा भर देते हैं, ये तुम ठीक रहेगा, वो भसकेगा नहीं। इसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बन गया है। जिसके देखो, अगर हम ऐसा ही भर भर के बनाए हैं, जिसके वजह से वनोन्मूलन, जंगलों के लिए एक जमीन का निर्माण वहां पर हो गया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। मतलब निम्नीकरण मतलब चराने के लिए ही, पशु को चराने के लिए ही
मुख्य जगह रखा गया है केवल गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। उस टाइम से हम लोग निम्नीकरण 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 पढ़ रहे हैं, पर निम्नीकरण का मतलब होता क्या है ये जानना जरूरी है ना। निम्नीकरण को बोलते हैं पेड़ पौधे तथा फसलों के वृद्धि, उसको बढ़ने के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होती है, जहां पे होने के वजह से ही भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। मतलब जहां पर कमी हो रही है वही भूमि निम्नीकरण के अंदर में आता है। ठीक है, जैसे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ रही है। अब देखो जो मिट्टी है, मिट्टी में लवणीयता बढ़ रही है, मतलब जो उपजाऊ मिट्टी थी वो कम हो रही है। क्षारीयता मतलब मिट्टी बंजर होते जा रही है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योगों में चूने, खारिया मृदा और सेलखरी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होता है, मतलब धूल जाकर वायुमंडल में मिल जाता है। ऐसे जब हम खनन करते हैं सीमेंट का, चूना पत्थर का, तो हम उसमें से जो भी निकालते हैं, बर्तन के लिए जो भी धातुएं निकालते हैं, उसको क्षारीय मृदा बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? क्षारीय मृदा। जैसे में सेलखड़ी के प्रयोग के बहुत अधिक मात्रा, जब हम सेलखड़ी को पीसते हैं ना, इन सबको पीसते हैं तो पीसने के बाद धूरा निकलता है। वो धूरा वायुमंडल में धूल विसर्जित हो जाता है, धूल में मिल जाता है, जिसके वजह से कुछ दूर तक ले जाओ, जहां पर चूना पीसा जाता है, आप 10 किलोमीटर के जगह पे कहीं भी चल जाओ, आपको किसी के घर में भी चूना खोजना नहीं पड़ेगा, चूना आपको दिख जाएगा। कपड़ा पसारोगे तो कपड़ा पे चूना दिख जाएगा, उजला उजला, इतना ज्यादा चूना उड़ता है। इसलिए कंपनी भी कुछ टेक्नोलॉजी लगाई है, जिसकी वजह से सारा हवा को खींचकर एक बोरी में कस दिया जाता है, उसी का इस्तेमाल रोड बनाने में कर दिया जाता है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा को जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। जो ये परत हवा में उड़कर मिल गई और फिर जमीन पर आकर गिर जाती है, एक परत बन जाता है, तो वह पानी, जमीन जो पानी सोखता है, वो सोखने की प्रक्रिया खराब कर देता है। वो चूना पत्थर का सब राख जो होता है ना, जितना धुआं से निकला हुआ गिरता है धरती पे, वो सब धरती की क्षमता खत्म कर देता है कि पानी सोख सके। तो पानी सोखेगा नहीं, पानी जब सोखेगा नहीं तो पानी आएगा कहां से? बात है कि नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में, पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जो हम कल हलाएं, किसके लिए? जल के लिए। पानी बोरिंग करते हैं, बोर हलाते हैं, किसके लिए? पानी निकालने के लिए। और बोर निकाल रहे हैं, मालूम चल रहा है कि नीचे सोना है, तो क्या होगा? तुरंत आपका सब खेत जब्त हो जाएगा कि यहाँ पर अब खनन किया जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, राष्ट्र की संपदा है, आपको पैसा दे देगी जमीन की, जाओ भैया अपना दूसरा काम करो। हाँ, 20% आपका जरूर होगा, जितना भी सोना निकलेगा 20% आपका। आपके जमीन में निकला है, कुछ घर और नहीं बना है, तो 10% आपका। जिंदगी भर बैठ के खाओ आराम से। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुधारने के कई तरीके हैं। भूमि निम्नीकरण को बहुत तरीकों से सुधारा भी जा सकता है। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंध इसमें कुछ हद तक मदद कर सकता है। जंगल लगाना, पशुओं के लिए घास फूस लगाना, यह सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। पेड़ों की रक्षा, मेखला शेल्टर बेल्ट, पेड़ों की रक्षा करो, क्योंकि पेड़ की रक्षा नहीं करोगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। पेड़ की रक्षा, परुचारण नियंत्रण, पशु कितना चर रहा है चारा, उस पर नियंत्रण रखो। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क हो जाती है, शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। शुष्क क्षेत्रों में जहां पर पानी के वजह से भूमि कट जाते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कटीली झाड़ियों को किनारे पर रख दिया जाता है। आजकल तो पत्थर रखे जा रहे हैं, नदी का जहां भी पुल बनता है पत्थर रखा जाता है। आप किसी भी शहर में चले जाओ तो शहर का मिट्टी ना कटे, इसलिए रोड के नीचे, खेत के नीचे पूरा पत्थर बिछाया गया है कि माटी का कटाव ना होके। हमारे गांव में नदी पर जितना भी पुल है,
पुल के चारों तरफ पत्थर लगा दिया गया है कि कटाव ना होके। पहले पत्थर लगाया जाता था, अब तो ढाल दिया जाता है। हाईटेक टेक्नोलॉजी है भैया, अब ढाल दिया जाता है। तो ये सब चल रहा है, आज से नहीं बहुत समय से चल रहा है। तो ये सब रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में जहां पर मिट्टी कटता है वहां के लिए किया जाता है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, बंजर भूमि को ठीक करने के लिए उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिकरण के लिए, उसको ठीक से पाने के लिए, ठीक से इस्तेमाल करने के लिए पश्चात विसर्जित करने के लिए जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। फिर से समझो, यहाँ पे हर चीज का रोकथाम चल रहा है क्योंकि हमको भविष्य के लिए बचाना है। बंजर भूमि को ठीक करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, खनन को नियंत्रण में ले रहे हैं कि ज्यादा खनन ना किया जाए। औद्योगिक जल को परिभाषित के पश्चात, औद्योगिक मतलब फैक्ट्री में जो पानी जाता है उसके ऊपर भी नियंत्रण रखा जा रहा है कि भैया तुम पानी कितना खर्चा कर रहे हो। अब इसी के अनुसार अब कंपनी वाले जो होते हैं पानी इस्तेमाल करते हैं, भैया पानी से कंपनी धोआ जाएगा तो कहीं ना कहीं पानी जाएगा ना, वो पानी जमीन में ना जाए, जमीन के ऊपर ही रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। नहीं तो पहले कंपनी वाले क्या करते थे, 500 नहीं 200 फीट नीचे बोर करवा देंगे, अब बोर करके सब कचरा डाल देंगे जमीन के नीचे, पूरा पानी दूषित कर देता था सब ये सब। जिसकी वजह से सरकार नियम लगाई कि नहीं तू ऊपर फेंक, नदी में फेंक, अब जमीन में नहीं फेंकना है, नदी में फेंक, नदी में फेंक, पोखरा में फेंक, लेकिन जमीन में नहीं फेंकना है। औद्योगिक जलों को पोषकीय के पश्चात उसको अच्छे तरीके से परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। और फिर से रिसाइकलिंग भी किया जा रहा है, जो कचरा वेस्ट मटेरियल जो कंपनी से निकलता है उसका रिसाइकलिंग भी किया जा रहा है। मृदा संसाधन, जमीन, भूमि, मिट्टी, मिट्टी एक संसाधन है, सब जानते हैं। तो हम मिट्टी संसाधन के बारे में देखते हैं। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। अब यहाँ पर दिया जा रहा है मिट्टी अथवा मृदा सबसे ज्यादा नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी को बचा लो तो हमारा फसल वगैरह सब ठीक होगा। यह पौधे के विकास का माध्यम है, पौधे को बढ़ाने का यही एक स्रोत है, माध्यम है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। मृदा क्या है, एक जीवंत, मतलब कहीं मरेगा तो फिर ठीक हो जाएगा, कहीं खराब होगा मिट्टी तो फिर कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा, जीवंत है, मरता जिनता इनके लगा रहता है। आप एगो फसल काटो, एगो बो, तुरंत तो हराने लगेगा, हरा दिखने लगेगा। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में देखो यहाँ पर ऊपरी स्तर की मृदा जो हरा वाला दिख रहा है ना, इसी पर हम खेती बाड़ी करते हैं। और उप मृदा अपक्षरीय चट्टानों, बालू, गाद, सिल्ट और मृदक इसके नीचे होता है। उसके नीचे होता है अध्यस्तरीय अपेक्षित आधारित चट्टाने, उसके नीचे इस तरह पीला कलर का चट्टान होता है, उसके नीचे पत्थर होता है, पूरा बढ़ियार पत्थर होता है। इसलिए कल कहीं हलता होगा तो वहां पर जाकर देखना, लोग बोलेंगे क्या, पत्थर आ गया, पत्थर आ गल। तो मतलब जब कल हलता है तो नीचे पत्थर आ जाता है, जिसकी वजह से नीचे कल नहीं जाता, उसको फोड़ना पड़ता है तब जाता है। तो कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इतना ही हरा वाला जो दिख रहा है ना, इतना मृदा बनने में हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन 2 साल पानी लग जाए ना वहां पे, बाढ़ का पानी, सारा जमीन ठीक हो जाएगा, सारा जमीन उपजाऊ हो जाएगा। मृदा बनने की प्रक्रिया में उचावच जनक शैल, अब देखो यहाँ पर मृदा बनने की प्रक्रिया में उचावच और जनक शैल, वो काई जो नहीं होता है, हरा वाला, काला वाला, लाल वाला, पीला वाला काई अथवा संस्तर शैल, ये सब बायोलॉजी में जब पढ़ोगे ना, जीव विज्ञान में, तो छोटे छोटे जीव मिलेंगे। तो ये सॉल, ये मतलब एक तरह से बैक्टीरिया जैसे होते हैं, काई लग जाएंगे, काला, हरियर, लाल, और जिसके वजह से क्या होता है, बाढ़ का पानी खत्म होगा तो देखना वहां पर काला 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 पूरा दिखेगा। तो वो क्या है, सनस्तर शैल है, और उच्चवाक और जनक शैल है। जनक शैल को ही सनस्तर शैल बोलते हैं।
जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थों और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, तापमान, सूरज का किरण, बहते जल की प्रक्रिया, नदी तंत्र, पवन, हिम नदी क्या होता है, बर्फ पिघलता है फिर पानी नीचे आता है, वो हिम नदी, अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। यही सब के वजह से हमारा माटी फिर से जल्दी से बन पाता है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है, और जो माटी में हम जैविक पदार्थ मिला देते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी ज्यादा फसल के लिए हम उसमें यूरिया डाल दे रहे हैं, डीएपी डाल दे रहे हैं, पोटाश डाल दे रहे हैं, कैल्शियम डाल दे रहे हैं। क्या डाल रहे हैं तो हम जहर तो उगाइए रहे हैं, और जहर उगाकर बोलते हैं हम जहर खा रहे हैं। जहर खा नहीं रहे हो, आप खुद लगाए हो, उसी को बोकर काट कर खा रहे हो। मृदा जैव, हुम्स और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। चित्र 1.5 मृदा जो है जैव पदार्थ और मरा हुआ पदार्थ, जिसमें हुमस मतलब गर्मी, सूर्य का किरण, सूर्य का प्रकाश, हवा, और जो काई जो होता है, काई के वजह से, बैक्टीरिया के वजह से भी मिट्टी फिर से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार है। यहाँ पर देखा जाए तो मृदा बनने की प्रक्रिया, माटी बनने की प्रक्रिया किस पर निर्धारित है? तत्व मतलब उस मिट्टी, उस उधर का क्षेत्र, उनके रंग, कौन से रंग का मिट्टी है, कितना गहराई में पाया जाता है, गठन कितना है, कितना साल लगेगा। है कि एक मिट्टी जब खराब हो जाती है तो उसको बनने में हजारों साल लग जाता है, कभी कभी लाखों साल लग सकता है। गुणवत्ता के अनुसार ही मिट्टी बनता है, इस तरह नहीं बन पाता है। गुणवत्ता अच्छा होगा तो मिट्टी बनेगा, नहीं तो खत्म, खराब। मृदाओं का वर्गीकरण मतलब मिट्टी को बांटा गया है कैसे, देखते हैं। भारत में अनेकों प्रकार के भू आकृतिक जलवायु वनस्पति पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार के मृदाएं विकसित हुई है, अलग अलग प्रकार के मिट्टी वहां पर हुई है, क्योंकि जैसा क्षेत्र जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा क्षेत्र वैसा सब मिट्टी देखने को मिलता था। जलोढ़ मिट्टी में आपको चिकनी मिट्टी का जैसा आ जाएगा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है, मतलब यह देश के सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। जैसे में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हरियाणा के बाद पंजाब, ये सब जलोढ़ मिट्टी है। क्या चीज है? जलोढ़ मिट्टी से बना है। जैसे में देख लो, यहाँ पर कुछ दिया भी है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। जहां जहां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी है वहां वहां जलोढ़ मिट्टी है ही। हमारे भी गांव में जितने भी नदी है सब गंगा नदी का ही टूटा हुआ भाग है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। संकरे गली के अनुसार देखें तो गुजरात और राजस्थान में भी है। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर पूरब का तटीय मैदान, विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। जहां पे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा और कावेरी नदी जहां पर भी है, उनके डेल्टा जहां पर भी है वहां पर जलोढ़ मिट्टी है। पीली पीली दिखेगी, पूरा चिकटी मिट्टी तो होता नहीं है लेकिन पीली पीली दिखती है। ये देख लो जलोढ़ मिट्टी किस तरह, अपने भी खेत में देखे होंगे आप। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभाजन अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में, नदी के, यहाँ पर देखो फिर से, जैसे हम नदी के मुहाने से, नदी जब जहां से मुड़ती है वहां से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। अगर हम जैसे पहाड़ पर चलेंगे ना
तो मिट्टी मोटा होते जाएगा, मोटा होते जाएगा, बाद में मिट्टी खत्म हो जाएगा, पूरा पहाड़े पहाड़ दिखेगा। जैसा आप तस्वीर में देखते हैं, भारत के मुख्य प्रकार पर्वतीय और वन। पर्वत और वन कहाँ है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा है। और जलोढ़ मिट्टी, जितना भी ये वाला उत्तर का मैदान दिख रहा है सब जलोढ़ मिट्टी दिख रहा है, दिखा कि नहीं? ये जलोढ़ मिट्टी वाला भाग है, इधर भी है, इधर तक फैला हुआ है, इधर भी कुछ कुछ जगहों पे है। ये लाल वाला लाल और पीली मिट्टी है, ये सब ललकी मिट्टी है, यहाँ पर भी खेती बाड़ी की जाता है। सबसे ज्यादा ये पहाड़ी इलाका होता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है। काली मिट्टी का क्षेत्र ये है, जिसमें से काली मिट्टी में आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के थोड़ा सा तेलंगाना, महाराष्ट्र और थोड़ा सा गुजरात, बस। बाकी सब काली मिट्टी कहीं नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा थोड़ा थोड़ा कम कम मिलेगा। उसके बाद से है लेटराइट। लेटराइट मिट्टी में धान बहुत अच्छा होता है। और शुष्क, जो खत्म हो गया जमीन, ये जमीन देख लो, बहुत जमीन कम है जो खत्म है। ये जैसे में ये जमीन हो गया और आपको नीचे का ये थोड़ा जमीन हो गया, सब रेतीला जमीन है, तो ये सब शुष्क मतलब रेतीला जमीन खत्म, वहां पर खेती बाड़ी नहीं किया जा सकता है वैसा जमीन। अंडमान और निकोबार पर द्वीप समूह भारत, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है अंडमान निकोबार अपने एरिया से, फिर भी देख लो वहां पर हर चीज है। ऊपर का बताए कि नहीं, चलता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के सीमाप मतलब ढाल भंग खत्म हो जाएगा, समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। मतलब जब ढाल वाला सिरा खत्म हो जाएगा तो हम देखेंगे कि मोटी मोटी जमीनें वहां पर दिखना चालू हो जाएगी, मोटा मोटा आपको मिट्टी दिखेगा। मैदान जैसे द्वारा चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा मिट्टी कहाँ पाया जाता है? मैदानों जैसे, जहां पर चो क्षेत्र हो, चो क्षेत्र और तराई क्षेत्र, नदीय क्षेत्र या चेमर के क्षेत्र, वहां पर ही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब कणों के आधार पर, कणों के आकार मतलब कणों को देखकर घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी किया जा सकता है। अब देखो उसके आकार से भी चाहे उसके आयु से भी मालूम किया जा सकता है कि ये कौन मिट्टी कहाँ का है। आयु के आधार पर, उम्र के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है। पुरानी जलोढ़ जिसको बंगर और नया जलोढ़ को खादर बोलते हैं। बंगर टाइट टाइट होता है, खादर एकदम पतला महीन और पूरा अच्छा मिट्टी होता है। बंगर मृदा में कंकर ग्रंथि की मात्रा ज्यादा होती है और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं वहां पे, जहां पे क्या होता है? खादर मिट्टी होती है। तो बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी पहचान में आ जाएगा। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है, जितने भी जलोढ़ मृदाएं हैं बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं ज्यादातर पे देखेंगे जितना भी जलोढ़ मिट्टी है वो क्या है? पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, सब में ये पाया जाता है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य खनिजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है, मतलब अच्छा बनाती है। चलो भैया आपके लिए ठीक है। अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, बहुत ज्यादा कृषि खेती बाड़ी की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। जनसंख्या घनत्व मतलब क्या? जहां पर गंगा नदी है, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी, उसके घाटी पर जनसंख्या भी बहुत पैमाने पर है, कम नहीं होता है ना। सूखे क्षेत्रों की मृदा अधिक क्षारीय होती है। सूखे मिट्टी की बात कर दें तो बहुत ज्यादा क्षारीय मिट्टी होती है और इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई तरीके इनकी पैदावार बढ़ा सकती है। अगर वही मिट्टी पर, जलोढ़ मिट्टी पर अगर अच्छे से सिंचाई कर दिया जाए, पानी वानी दिया जाए, खाद दिया जाए, तो इतना ही जमीन पर बहुत ज्यादा खेती बाड़ी किया जा सकता है, बहुत ज्यादा। काली मृदा,
अब यहाँ से पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी क्या होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से राज्य में उपलब्ध है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले भाग में हम पढ़ेंगे काली मिट्टी। अगर आप सबको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप indrajit study point @gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।